अस्सलाम वालेकुम शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। कल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें जो हैं उनकी समाअत होगी और इसके अलावा आज जो है वो एक फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से रिटन ऑर्डर अदालत का आ गया है और उस रिटन ऑर्डर में 4 सवालात उठाए गए हैं। कल की समाअत के हवाले से और आज के इस ऑर्डर के में क्या कुछ कहा गया, मेरे साथ उस पर बात करेंगे। अकील क्या पूरा नाम? अकील अफजल 92 अकील अफजल 92 से हैं ब्रेकिंग न्यूज़ में। और क्या आप खुद ही बता दीजिए। और तमाम दोस्त जो है मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें क्योंकि मैंने अभी नया चैनल बनाया है ब्रेकिंग न्यूज़ विद मियाँ अकील के नाम से। चलें जी, इनका चैनल भी सब्सक्राइब करें और जहांज़ेब अब्बासी एक्सप्रेस से, और मेरा चैनल बेशक ना सब्सक्राइब करें। इनका चैनल बेशक न। तो अच्छा, जहांज़ेब अब्बासी साहब ये बताइए कि आज का जो फैज़ाबाद धरना केस का ऑर्डर आया उसके अंदर 4 सवालात भी जो हैं वो अदालत ने उठाए हैं। क्या हैं वो सवालात और उनकी अहमियत क्या है? बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालात हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का तहरीर करदा ये ऑर्डर है जो अब जारी किया गया है। तो इसमें सबसे पहला और बुनियादी जो सवाल है वो कोर्ट ने ये उठाया है कि हमें बताएं कि ये जो अचानक आपने ये जो रिव्यू पटिशन्स फ़ाइल की थी इसकी क्या वजूहात हैं? क्या ये आज़ादाना तौर के ऊपर इदारों का या जो अमल था? हाँ, वो आज़ादाना था या किसी के कहने के ऊपर था? और ये सवाल ओपन कोर्ट में भी चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उठा चुके हैं। फिर उसके बाद दूसरा सवाल जो है वो ये भी उठाया गया चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से जो ये ऑर्डर लिखा हुआ है उसमें कि कोई और ऐसा शख्स अगर कोई इस हवाले से अपना कोई स्टेटमेंट देना चाहे तो क्योंकि इस हवाले से पहले भी कुछ बातें हुई तो अगर वो कोई चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर लाना चाहे तो वो ला सकता है। और बयान फिर हल्फी के जी बयान हल्फी के ज़रिए। और फिर इसमें जो ऑर्डर है उसमें अगर हम मज़ीद अगर इस पे बात करें तो इसमें ये भी सवाल उठाया गया है कि हमें ये बताया जाए कि ये जो पूरी प्रोसीडिंग है इस पे कोई ऐसा शख्स जो ख़ुद से आकर अगर कोई बात करना चाहे तो वो भी कर सकता है। और फिर उसके बाद जो एक अहम सवाल है इसमें वो ये भी है कि इस पूरी सूरत हाल में हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये भी बताया जाए कि ये जो फैज़ाबाद धरना केस है इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन क्या हुई, अमल दरामद किस हद तक हुआ है। अच्छा, ये इसमें जो है ना वो मेरा ख्याल है कि अब्बासी साहब जो मैंने ऑर्डर पढ़ा है उसके हवाले से तो वो जो 4 चीज़ें हैं उसमें ये है, पहली बात तो ये है कि आया ये इतने अरसे तक रिव्यू पिटिशन्स क्यों नहीं लगी, क्यों नहीं फिक्स हुई। दूसरी ये बात है कि जो आइनी और कानूनी इदारे हैं मसलन जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पैमरा वगैरह जो हैं उनकी तरफ से जो रिव्यूज़ दाखिल किए गए थे वो इंडिपेंडेंटली दाखिल किए गए थे या किसी के कहने पे। और दूसरी जो है बात है वो ये है कि यकलख्त ये सारे आए, यानी कि 7 मार्च से लेके 12 या 13 मार्च के दरमियान में ये सारी की सारी आए वो सिविल रिव्यू पिटिशन जो हैं वो दाखिल हुई और अब फिर इकट्ठे जो हैं वो वापस ली जा रही हैं। तो ये इसकी क्या वजूहात हैं और फिर दूसरा जो है वो अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा उसमें वो बताएं। जी, अटॉर्नी जनरल के हवाले से कोर्ट ने ये कहा है कि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फैज़ाबाद धरना एक महदूद वक्त के लिए था तो इसलिए इसके जो इख्तियारी समात है उसको वसी नहीं किया जाना चाहिए। और फिर कोर्ट ने ये भी कहा है इस हुक्मनामे में कि अदालत के मुशाहिदे में ये आया है कि कुछ लोगों ने अवामी सतह के ऊपर ये बात की है कि उन्हें मालूम ही नहीं था कि कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान क्या हुआ। और फिर ये भी कहा गया कि उन लोगों ने कहा कि फैज़ाबाद धरना केस में अदालत ने उनके नुक्ता नज़र को मद्देनज़र नहीं रखा। तो इसलिए हालांकि कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो बात कही जा रही है कि हमारे नुक्ता नज़र को सामने नहीं रखा गया, ये फैज़ाबाद धरना का अपना जो फ़ैसला है उसका पैराग्राफ नंबर 17 है उसके अगेंस्ट जाती है, क्योंकि उस पैराग्राफ नंबर 17 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी मुतासरा फ़रीक आगे बढ़कर तहरीरी तौर के ऊपर अगर अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहे तो पेश कर सकता है। जी हाँ, ये उस दौरान में अदालत ने ये ओपन कहा था कि भाई अगर कोई आना चाहता है तो आए, लेकिन एक्चुअली मसला ये है कि वो अबसार आलम साहब ने हमारे AQS लाइव के अंदर भी कुछ बातें की थी और फिर जो है वो मतीउल्लाह जान साहब के भी और फिर TV के ऊपर भी।
तो उन्होंने कहा था कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे और यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जो है वो अपना मौक़िफ़, और सार आलम साहब का था कि क्योंकि वो पैमरा ने अमल किया उस पर है, शायद कि पैमरा ने जो है वो जो हदायत थी उस पर अमल नहीं किया था, लेकिन वो कहते हैं कि जी हमने तो किया था, बाद में आने वालों ने किया। तो बहरहाल अब जो तो कोर्ट ने अब सार आलम साहब को भी मौका दे दिया, और बाकी भी अगर कोई समझता है कि नहीं उसको मिला तो फिर उसको बयान हल्फी के ऊपर दाखिल करना पड़ेगा ये सारा कुछ। जैसे कि इजाज़ुल अहसन साहब ने एतराज़ किया कि जनाब उनके हवाले से जो है रिमार्क्स या इजाज़ुल अहसन ने कौन सा एतराज़ कर दिया? नहीं अच्छा, इजाज़ुल अहसन का है, मैंने इजाज़ुल हक का है यार। अच्छा, नहीं मैं इजाज़ुल अहसन साहब को ISA की उस रिपोर्ट में क्या एतराज़ हो सकता है? इजाज़ुल हक साहब के हवाले से था, तो वो फिर जो है वो उनसे भी बयान हल्फी मांगा गया। तो ये बयान हल्फी मांग के फिर क्या होता है जनाब अपना अकील साहब? अच्छा सिद्दीकी साहब, एक चीज़ मैं और भी चाहूँगा कि ये कोर्ट के अंदर भी डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन एक ऑर्डर मैंने पढ़ा तो उस ऑर्डर के अंदर ये चीज़ मेरे जहन में आई कि 6 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया। उसके बाद 6 मार्च तक जो थे वो सारे रिव्यू आने चाहिए थे, रिव्यू पिटिशंस आनी चाहिए थी, लेकिन रिव्यू पिटिशंस आ रही हैं उसके बाद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन डिले के टाइम से। एक तो किसी ने भी ये ऑब्जेक्शन नहीं किया, ना कोर्ट ने ये चीज़ उठाई। नहीं, उसमें हुआ ये था कि इन्होंने पहले जो है ना वो डाली और रिव्यू डाल के और फिर रिव्यू वापस ले गए, जैसे PTI, वज़ारत दिफा और MQM ना, इन्होंने रिव्यू डाला और फिर उसके बाद वो वापस ले लिया, और उस पे उनको 15 दिन मजीद जो है वो मिल जाते हैं। आपको पता है ना कि वो करके तो आप टाइम ले लेते हैं कि जी हम टाइम पे आ गए, तो ज़्यादा हमें मजीद और तफसीली डालना है, तो इस वजह से मेरे ख्याल से कुछ वो एतराज़ात भी लगे थे कि जनाब जो लैंग्वेज है वो ठीक नहीं है, ख़ासतौर पे MQM और PTI की दरख्वास्तों के अंदर कुछ इस किस्म के। अच्छा, दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट ने 4 क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं, 2 क्वेश्चंस तो अदालती क्वेश्चंस हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन मेरे नज़दीक बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, अदालती सवालात आपके नज़दीक इंपॉर्टेंट नहीं है? अदालती सवाल देखिए, अदालत से मुतल्लिक, अदालत से मुतल्लिक मसलन एक सवाल तो उन्होंने सबसे पहला ये उठा दिया कि ये दरख्वास्त 4 साल के वक्फे के बाद क्यों लगी। ये उस दिन चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने जब बेंच का आगाज़ हुआ था, उस दिन उन्होंने सबसे पहले बेंच के सामने यही बात की थी कि नॉर्मली जो रिव्यू पटिशन्स हैं वो जल्दी लग जाते हैं। तो फिर उन्होंने ये भी वजाहत की कि ये जो 3 रुकनी बेंच है ये मैंने रेगुलर बेंच है, ये मैंने कोई स्पेशल बेंच तश्कील नहीं दिया, ये उन्होंने उस दिन वजाहत की थी। तो एक सवाल तो ये बेंच, और फिर उसमें एक चीज़ ये भी है ना कि अब वो अगर 2 जज साहबान उनके खिलाफ चले जाते हैं तो वो माइनॉरिटी में भी हो सकते हैं। सो एक ये भी है, ये भी है। और आप देखें अब है तो सिर्फ उसके अंदर एक ऑथर जज ही ना, मुशीर आलम साहब तो है नहीं, वो तो रिटायर्ड हो चुके हैं। तो 2 जजेस अगर उनके खिलाफ चले जाते हैं तो जजमेंट जो है, लेकिन अब जाएंगे कैसे? वो सारी रिव्यू पिटिशन तो वो वापस लेने की इस्तदाएँ आ गई किसी न किसी। इसके ऊपर भी उन्होंने सवाल किया, बेंच ने जो 4 क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं उसके अंदर एक सवाल ये है, और इसके ताख़ीर से फ़िक्स होने का दूसरा सवाल ये है कि आया इन तमाम आइनी और कानूनी इदारों ने खुद से दाखिल की और अब खुद से वापस ले रहे हैं ये पिटिशंस। वो जो कह रहे थे ना कि हु हैज़ ऑर्केस्ट्रेटेड, कंडक्टर कौन था, छड़ी वाला वो जो लेता है ना कभी इधर। लेकिन ये सबसे अहम है, अगर सुप्रीम कोर्ट इस सवाल को कुरेदती है तो ये कहीं खुरा जाएगा मेरे ख्याल से, अगर कुरेदती है। अब लेकिन मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट कुरेदेगी, क्योंकि क्वेश्चंस उन्होंने अपने ऑर्डर के अंदर फ्रेम कर दिए हैं। यहाँ तो होता ना कि अपनी ऑब्जर्वेशंस के अंदर रहने देते, फिर तो बात उस तरह ना होती, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने एक उसको तहरीरी शक्ल अपने ऑर्डर के अंदर शामिल कर दिया है, तहरीरी शक्ल में क्वेश्चन नंबर 2 गालिबन उसको फ्रेम कर दिया। तो फिर हम इस पे क्या कहें कि गल वध गई है मुख्तार? मेरे तो ख्याल से गल वध गई है। गल तो उसी दिन वध गई सी जो वो सारे ने कहा कि असी वापस ले रहे हैं, सारे दौड़े साड़ी जान छो। PTI ने भी कहा कि जी इम्प्लीमेंट करें, जो सबसे बड़ी मुखालिफ थे। आपकी इजाज़त से मैं एक सवाल सर आपसे करना चाहूँगा। आप बड़े चोटी के सहाफ़ी हैं, बड़े मतलब मशहूर और मारूफ सहाफ़ी हैं सुप्रीम कोर्ट के। चोटी तो एक जगह है, नहीं मतलब बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं ना, बड़े मशहूर सहाफ़ी हैं। अच्छा, सर ये बताएं, चुटिया वाला सहाफ़ी जी नहीं, चुटिया वाला सहाफ़ी अब नहीं है। ये बताएं कि ये जो कोर्ट ये कह रही है कि इतने वक्त तक ये रिव्यू जो है ये फ़िक्स नहीं हुआ, तो इस पर किसको ज़िम्मेदार आप समझते हैं? देखिए, मैं ज़िम्मेदार किसको समझता हूँ? अब अगर आप भी वर्किंग देखें और आप भी, तो जनाब जो पिछले 4 साल जो है, कम से कम पिछले 2 साल तो मास्टर ऑफ रोस्टर जो है वो तो चीफ जस्टिस थे, ठीक है। और फिर जो है अपना उससे पहले भी तकरीबन यही सिलसिला चल रहा था। जब आपको याद है, जब वो हमारी दरख्वास्त के ऊपर फिर 5 रुकनी बेंच बन गया था बंदयाल साहब की सरबराही में, उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन आई थी कि जी ऐसे होता था, ऐसे होता था, ये होता था, वो होता था। तो चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर, और फिर दूसरी उसके बाद इस दौरान में
आपको पता है कि जितने भी रजिस्ट्रार आए वो रजिस्ट्रार जो थे वो फेडरल गवर्नमेंट से डेपुटेशन के ऊपर सरकारी मुलाजमिन डीएमजी ग्रुप के आए, ठीक है ना, पिछले 4 साल के अंदर। और यही बात होती रहती कि ये क्या होता है कि ऐसे जो मुकदमात होते हैं वो क्यों नहीं लगते हैं, और जो हुकूमत के हक़ के अंदर होते हैं वो तो जल्दी फिक्स अप हो जाते हैं, लेकिन जो होते हैं वो फिर कहाँ गायब हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल रहा। तो जब ये फ़ैसला आया 6 फरवरी 2019 को, तो 2019 को आसिफ खोसा साहब चीफ जस्टिस थे, उसके बाद फिर अपना गुलजार साहब, और फिर उसके बाद उमर अता बंदयाल साहब। तो ये 3 चीफ जस्टिस साहिबान हैं, और रजिस्ट्रार ऑफिस ने कब फाइलें पुट करता है, उसके ऊपर क्या ऑर्डर्स आते हैं। तो इसका मतलब है कि काजी फ़ाइज़ ईसा अब वो तमाम रिकॉर्ड जो है वो मंगा के देखना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजूहात थी, क्या अब रजिस्ट्रार ऑफिस ने पुटअप की चीफ जस्टिस को लगाने के लिए रिव्यू, क्योंकि प्रोसीजर के अंदर प्रैक्टिस वो क्या नाम रूल्स के अंदर तो है कि एज सुन एज उसको लगाया जाए। ये प्रैक्टिस जो है ना, ये हम ऑफिशियली तो कह सकते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन मेरे ख्याल से प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली तो ये होता है कि चीफ साहब जो होते हैं ना, मास्टर ऑफ द रोस्टर का मतलब समझें, वो जनाब ए कर दो तो ए रोक दो, वो वर्बली और एक डायरेक्शंस जाती हैं। एक और वाक़या भी बताऊं आपको, 184 आपको एक याद है हाफिज़ कुरान के 20 नंबर वाला केस याद है? काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का एक बेंच का रोस्टर चेंज किया गया था, तो उसके ऊपर उन्होंने रजिस्ट्रार को बुला लिया था कि भाई ये रोस्टर चेंज किस तरह हुआ। अब रोस्टर चेंज किस तरह हुआ था, अफरीदी और उनका बेंच था, बिल्कुल, और उसके अंदर रोस्टर चेंज किस तरह हुआ था, चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी थे, मैं उनका नाम चले नहीं लेता, उन्होंने फ़ोन के ऊपर रजिस्ट्रार को डायरेक्शन दी। इशरत अली रजिस्ट्रार थे ना उस वक्त, हाँ इरशाद साहब, नहीं इशरत अली रजिस्ट्रार थे, उनसे पूछा गया था कि ये कैसे बदले आप। भाई पहले तो उनसे 3-4 दफ़ा पूछा गया तो वो मैं करते रहे, लेकिन बाद में अल्टीमेटली जब प्रेशर बढ़ा तो उन्होंने कहा जी मुझे सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस की कॉल आई थी, तो उसके ऊपर काजी साहब ने कहा है ये रोस्टर जजेस के रोस्टर जो हैं ये कॉल के ऊपर चेंज होते हैं, हैरानगी का इजहार किया। तो इसी तरह मुकदमात जो थे वो कॉल के ऊपर रुकते हैं और कॉल के ऊपर फिक्स होते हैं, आप उस चीज़ को देखें। तो फिर इसका मतलब ये होगा कि एक और चीज़ भी है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा था कि रजिस्ट्रार ऑफिस जो है कहीं और से डायरेक्शंस ले रहा हो। तो ये एक चीज़ है, देखनी पड़ेगी। जो बात अब आपने मुझे समझाई है, इससे मुझे तो ये समझ आई है कि इस फैज़ाबाद धरना रिव्यू केस से न सिर्फ जुडिशरी के अपना एहतसाब होने जा रहा है, इंटरनल एहतसाब, बल्कि बाहर का भी एहतसाब होगा। ये भी तो हो सकता है कि उस हवाले से उसमें ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के हवाले से एक जुडिशल ऑर्डर आ जाए कि कैसे कम से कम शफाफियत आ जाएगी, उसमें गाइडलाइंस आ जाएंगी या एक तरीक़ाकार वज़ी कर दिया जाएगा उससे। अच्छा, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है ना, ये मामला तो फुल कोर्ट में डिसाइड नहीं होना चाहिए। अगर कोर्ट इसको अपने एक ऑर्डर के ज़रिए डिसाइड करेगी तो वो ठीक रहेगा सिद्दीकी साहब। यहाँ इसको फुल कोर्ट में रख के डिसाइड कर लें कि मुकदमात की फिक्सेशन किस तरह होनी चाहिए उनकी। ये तो जुडिशल साइड पे अब उठ गया ना मामला, तो गया उठ गया, तो अब इस पे जाहिर है जुडिशली कोई ना कोई ऑर्डर तो आएगा। लेकिन जब ये सवाल उठा है, काजी साहब को मैं एक क्रेडिट ज़रूर देना चाहूँगा कि अभी तक उन्होंने तहरीरी तौर के ऊपर आज से अपने चीफ जस्टिस बनने से पहले वो जितने भी एतराज़ात उठाते रहे, मसलन फुल कोर्ट ना बुलाने का, जजी से मशावरत ना करने का, वो सारे वो कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उनको ये मामला भी फुल कोर्ट में भेजना चाहिए, जुडिशल साइड पे इसको डिसाइड नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, एक जुडिशल ऑर्डर अब तो हो गया, जुडिशल ऑर्डर हो गया, लेकिन फिक्सेशन का ऑर्डर तो नहीं अब नहीं वो तो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अंदर देखा जाएगा ना कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स जो हैं 1980 के, उसके अंदर रिव्यू को कितने अरसे बाद लगना चाहिए। बिल्कुल ठीक है ना, कि जल्द लगना चाहिए ना, ताकि वो जो है पता लगे और फिर मामला जो है वो साफ हो जाता। लेकिन अब ये देखें 4 साल के बाद इकट्ठे आए थे और 4 साल तक किसी को होश नहीं आई, जब फिक्स हुआ तो धड़ाधड़ जो है ना वापस ले लो। आपने वो परवेज़ मुशर्रफ वाले केसेस देखे थे? अच्छा, परवेज़ मुशर्रफ जब तक फौत नहीं हुए थे ना, तब तक उनका कोई केस नहीं लगता था। जब वो फौत हो गए फिर उनके 3-4-5 केसेस धड़ाधड़ लगना शुरू हो गए। सेंसिटिव केसेस कभी नहीं लगे, है ना? सही बात है, बिल्कुल सेंसिटिव केसेस जो है वो कई केसेस हैं ऐसे, जजेस अपॉइंटमेंट वाले। अच्छा, ये बताइए, कल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट फिर लाइव दिखाया जाएगा और मुझे नज़र आ रही है सुप्रीम कोर्ट की, ये बिल्कुल इसके पीछे जो है वो कोर्ट रूम नंबर 1 है और वहाँ पे DSNG वैन जो है वो आके खड़ी हो गई है। बिल्कुल मेरे ख्याल से लाइव ही दिखाया जाएगा। उसकी वजह यह है कि ये फुल कोर्ट ने फ़ैसला किया था और ये भी काजी साहब की एक कामयाबी है कि पहले दिन उन्होंने जिस दिन कोर्ट संभाली, उन्होंने वर्किंग डे था, पहले दिन उन्होंने फुल कोर्ट इजलास बुलाकर
और उन्होंने ये लाइव दिखाने का फ़ैसला कर लिया। वैसे उसके फ़ैसला आने से पहले बड़ी वो बातें हो रही थी, काजी साहब की जो है वो अक्सरियत अक़लियत और ये वो फ़ैसला कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहरहाल वो डरने वाली कौन सी बात है? फुल कोर्ट बैठी है, जिस जज ने जो फैसला देना दे दे देगा। दे, बिल्कुल दे दे। और फुल कोर्ट के हक़ में फिर 2 रुकनी एक कमेटी भी बना दी गई जजेस की। हाँ। तो अब इसकी कार्रवाई जो है वो कल फुल कोर्ट ही में दिखाई जाएगी, ये चीज़ फाइनल है। फाइनल हो हाँ, गई कि क्योंकि कल अभी बराह तक रास्त में उस चेक की कमेटी ने जाएगी। कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज़ किए कि भाई गुज़िश्ता आपने फुल कोर्ट दिखाई थी, मीटिंग जो फुल कोर्ट कार्रवाई दिखाई थी, तो उसके ऊपर जनाब ये चीज़ जो था ना, जो डर था वो कोई सामने रिटर्न में आया नहीं है। अच्छा जाज़िब अब्बासी, कल जो समाअत होगी अब उसमें हम देखते हैं कि 25 सितंबर तक का टाइम दिया गया था तमाम फ्रीकैन को, अटॉर्नी जनरल को और जो एप्लीकेंट पार्टीज़ हैं उनको, कि आप अपने अपने जवाबात जो है 25 सितंबर तक दाखिल कर दें। तो और उसमें बेंच की तरफ से जो गुज़िश्ता समाअत हुई थी 18 सितंबर को, उसमें जज साहिबान ने मुतअद्दिद सवालात पूछे थे, दाएं बाजू से भी और बाएं बाजू से भी, जो चीफ जस्टिस के बैठे हुए जज साहिबान थे। अच्छा, बहुत सारे सवालात जो हैं वो नोट हो गए। तो कल आपको क्या लगता है कि कल की प्रोसीडिंग के अंदर जज साहिबान फिर बहुत ज़्यादा सवालात करेंगे कि कल आपको फुल कोर्ट जो है वो एक जो है वो खामोश बैठेगा और जो है जो वकला हैं, क्योंकि उनकी सबमिशंस आ चुकी हैं, जज साहिबान के पास पहुंच चुकी होंगी, तो आपको क्या लगता है कि वकला को सुना जाएगा या फिर वही वकला के साथ धुलाई होगी? सिद्दीकी साहब, पहले तो जो लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर मैं ज़रा 1-2 कमेंट करना चाहूँगा। मैं भी गया था बेंच 1 में, वहाँ पे कैमरे लग गए हैं और बाज़ाब्ता तौर के ऊपर टीम जो है वो उसको आजमाइशी तौर के ऊपर एक दफ़ा फिर चेक कर रही है इसको। सही है। तो वो तैयारियां तो लाइव स्ट्रीमिंग की बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी हैं। तो ये भी कहा जा रहा है, मैंने सुना है कि आगे चल के ये प्लान है सुप्रीम कोर्ट का कि ये जो ट्रांसमिशन है इसको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर इसका लिंक दे दिया जाए और वहाँ पे ये जैसे दुनिया के दीगर ममालिक में होता है। अब आते हैं कि कल क्या हो सकता है। जो क्वेश्चंस का जो जवाबात थे वो कोर्ट ने इसीलिए पूछे थे कि टाइम जो है, वक्त जो है कोर्ट का, वो ताकि ज़ाया ना हो। इसीलिए जितने भी सवालात थे चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब कहते रहे कि ये वकला जवाब इसके सवाल नोट कर लें और रिटन तौर के ऊपर इसके जवाबात जो हैं वो कोर्ट में जमा करवा दें। कल एक ही बेंच है, सुबह 9:30 बजे से लेकर पता नहीं कब तक चलनी है लाइव स्ट्रीमिंग, और कल पूरा दिन जो है वो सिर्फ फुल कोर्ट ही है 15 रुकनी, और वही सुनेगा। तो ये लग रहा है कि कल ही इसका कोई शॉर्ट ऑर्डर आ सकता है। नंबर 1, आपको क्या लग रहा है? देखें, मेरे ख्याल से आएगा तो शॉर्ट ऑर्डर नहीं, फिर फाइनल जजमेंट ही आएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है या सुप्रीम कोर्ट या किसी भी नॉर्मली कोर्ट्स के अंदर हमने यही देखा है कि अगर तो कोई भी कोर्ट स्टे दे दे, आप कह रहे हैं कि स्टे विड्रॉ जजमेंट जो है वो रिजर्व किए जाने का इम्कान रिजर्व हो सकती है या मुमकिन तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट सुन के कल कोई शॉर्ट ऑर्डर या वो PMLN-Q की भी पिटीशन आई थी, वो लगी है कि नहीं लगी? PMLN-Q की वो उनका जवाब आया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में, और जिस पे उन्होंने उस लॉ उसमें वो कोई लॉ को सपोर्ट किया था। हाँ, नहीं तो वो उसमें थे रिस्पोंडेंट थे, वो क्या? रिस्पोंडेंट नहीं थे, लेकिन कोर्ट ने कहा था कि कोई भी फरीक जो है वो पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी, अगर वो अपना जवाब जमा करवाना चाहे तो वो करवा सकता है। मुस्लिम लीग नून ने भी इस पर अपना जवाब जमा करवाया है, उन्होंने भी इस लॉ को सपोर्ट किया है। मुस्लिम लीग काफ ने भी किया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी मुखालफत कर रही है। वो अब आपको पता है जिस तरह से इस केस में पार्टी बनी वो भी हम सब के सामने है। जो वकला थे स्टार्ट में बंदयाल साहब के बेंच में, उनसे अच्छे तरीके से आर्ग्यू नहीं हो पा रहा था, और सब है ही 2 पार्टियों का था, एक बंदयाल साहब का और दूसरा PTI का, तीसरी तो कोई पार्टी है ही नहीं इसके अंदर। और इसका वो जी बस मैं मुख्तसरन आपको बताता हूँ कि अली ज़फ़र साहब ने थोड़ा बहुत आर्ग्यू किया और फिर तमाम वकला ने उन आर्गूमेंट्स को अडॉप्ट किया। उस दौरान में वो जो अपना थे अली ज़फ़र साहब, वो वहाँ पे थे, मौजूद थे, लेकिन जो दरख्वास्त गुजार थे उनके दलाइल इब्तदाई सुनने के बाद उन्होंने कहा कि आप आएँ, तो अटॉर्नी जनरल ने एतराज़ भी किया था कि पहले फ़रीक तो बन जाए इसके अंदर मुकदमा, लेकिन वो इससे पहले कि फ़रीक बना वो दरख्वास्त आई, और उसमें जो उन्होंने आर्गूमेंट दिए वो फिर बाकियों ने अडॉप्ट किए थे। तो कल जो है देखते हैं जी, फुल कोर्ट जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से फिर समाअत करने जा रही है, और फैज़ाबाद धरना केस जो है वो तो ज़ाहिर है 1 नवंबर को अब उसकी समाअत होगी, लेकिन 27 अक्टूबर तक जो है वो दिया गया, और उसमें जो 4 सवालात हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट नौइयत के सवालात हैं। कल क्या होता है उसकी ख़बर लेकर वो तो आप सब लोग टेलीविज़न पर देखेंगे, तो
शरह दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।